आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। आप अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संवैधानिक विकास। आज जिस विषय वस्तु का आप अध्ययन करेंगे वह है कैबिनेट मिशन, जिसे मंत्री मिशन भी कहा जाता है। कैबिनेट मिशन के भारत में आने से पहले भारत में आम चुनाव हुए। आम चुनाव के बाद प्रांतीय सरकारों का गठन हुआ। आज़ाद हिंद फौज के अफसरों के ऊपर मुकदमा चला तथा नौसेना का विद्रोह हुआ। इन समस्त विषय वस्तुओं के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त करते हुए कैबिनेट मिशन के प्रावधानों, कांग्रेस लीग द्वारा उन प्रावधानों की स्वीकृति तथा कैबिनेट मिशन का मूल्यांकन और विश्लेषण आज हम करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। कैबिनेट मिशन की योजना के आने से पहले कुछ घटनाएं भारतीय इतिहास में घटी, उसके बारे में एक सामान्य जानकारी हम क्रमवार प्राप्त करते हैं। पहला जो हुआ कैबिनेट मिशन के आने के बाद वह हुआ कि भारत में आम चुनाव और प्रांतीय सरकारों का गठन। पहला आम चुनाव और प्रांतीय सरकारों का गठन। प्रांतीय सरकारों का गठन। आप सभी जानते हैं कि बेबल योजना को ब्रिटेन की अनुदार दल की सरकार ने भारत की संवैधानिक समस्या के समाधान के लिए भेजा था, क्योंकि अभी द्वितीय विश्व युद्ध जारी था, जिसमें ब्रिटेन को भारतीयों के समर्थन की आवश्यकता थी। अमेरिका और रूस जैसे देश भारत की समस्या के समाधान के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाल रहे थे तथा उसी समय ब्रिटेन में आम चुनाव होने वाले थे। ब्रिटेन की जो श्रमिक दल या मजदूर दल था, उन चुनावों में उसकी स्थिति अच्छी थी और उसके विजयी होने की पर्याप्त संभावना थी। अनुदार दल के नेताओं को मजदूर दल के नेता भारत के समस्याओं के समाधान के लिए अक्षम बता रहे थे। अतः मजदूर दल के आरोपों का खंडन करने के लिए वहां की अनुदार दल की सरकार यह दिखाना चाहती थी कि वह भारत की समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह तत्पर है। किंतु जैसे ही ब्रिटेन में आम चुनाव संपन्न हुआ, वैसे ही शिमला सम्मेलन भंग कर दिया। ब्रिटेन में जुलाई 1945, कब? जुलाई 1945 की बात है, में आम चुनाव जैसे संपन्न हुआ, वहां पर मजदूर दल का विजय हुआ और चर्चिल के स्थान पर क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने। कौन प्रधानमंत्री बना? एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। इसी समय अमेरिका के द्वारा जापान के नागासाकी और हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने के बाद जापान ने अगस्त 1945 में आत्मसमर्पण कर दिया और विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इसके स्थान भारत की समस्या का अस्थायी हल खोजने के प्रयासों का भी अब अंत हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत में अब जिस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित हुआ वह था स्वाधीनता और संविधान के प्रश्नों के अस्थायी समाधान का। इन प्रश्नों के हल के लिए 25 अगस्त 1945, कब? 25 अगस्त, कब? 1945 को लॉर्ड बेवेल लंदन गए। श्रमिक दल की सरकार से उन्होंने बातचीत की और 18 सितंबर 1945 को भारत लौटे तथा 19 सितंबर 1945 को भारत में आम चुनाव की घोषणा कर दी तथा कहा
कि चुनाव के बाद जो प्रांतीय विधानमंडल बनेंगे और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों से बातचीत करके संविधान बनने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और जल्द ही प्रांतों में उत्तरदायी शासन का गठन किया जाएगा। वायसराय ने आगे कहा कि हमें भारतीयों की इच्छा जानने के लिए सबसे पहले केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों का चुनाव कराना आवश्यक है। जहां तक वयस्क मताधिकार का प्रश्न है, वयस्क मताधिकार, उन चुनाव में जहां तक वयस्क मताधिकार, जहां तक वयस्क मताधिकार की बात है, जैसे वह पहले होता था वैसे ही इस चुनाव में भी होगा। इसमें कोई परिवर्तन अभी संभव नहीं है। अगर परिवर्तन का प्रयास किया जाता है तो इससे 2 वर्ष की देरी हो जाएगी। जिस समय भारत के वायसराय ने यह घोषणा की, उसी समय 19 सितंबर 1945 को लंदन में जो प्रधानमंत्री बने थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने भी ऐसी घोषणा की तथा ब्रिटिश सम्राट ने अपने संसद के औपचारिक अभिभाषण में कहा कि उनकी सरकार भारतीय जनमत के नेताओं के सहयोग से भारत में पूर्ण स्वराज के स्थापना का प्रयास करेगी। इन घोषणाओं के फलस्वरूप देश में स्वस्थ और सहानुभूतिपूर्ण राजनीतिक परिस्थितियां बनी। मौलाना आजाद के सुझाव पर 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंद कैदियों को रिहा कर दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने अपनी बैठकों में चुनाव में भाग लेना स्वीकार किया। कांग्रेस ने क्या किया? इन चुनाव में भाग लेना स्वीकार कर दिया, किंतु यह स्पष्ट कर दिया कि वह चुनाव में भाग तो ले रही है, किंतु उसे पूर्ण स्वाधीनता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। इन्हीं सब परिस्थितियों के आलोक में 1945 कब 1945 में केंद्रीय विधानमंडल केंद्रीय विधानमंडल के चुनाव तथा 1946 के पहली तिमाही में 1946 के प्रथम तिमाही में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए। चुनाव में कांग्रेस, यानी इस चुनाव में जो प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस को 8 प्रांतों में बहुमत मिला। किंतु मुसलमानों के लिए जो प्रांतीय विधानमंडल में आरक्षित सीटें थी, उन पर कांग्रेस को घोर निराशा हुई। कुल आरक्षित 492 सीटें थी। कितनी? 492। इन 492 आरक्षित सीटों में से 428 सीटें जो है, यह मुस्लिम लीग, जिन्ना की मुस्लिम लीग को प्राप्त हुआ। इसके पीछे जो कारण था वह था जिन्ना के द्वारा चुनाव में कट्टर सांप्रदायिक प्रचार और यह कहना कि इस्लाम खतरे में है और अल्लाह अकबर के नारों से धर्मांध मुस्लिम जनता को उन्होंने गुमराह कर दिया। अब जहां इसके पूर्व के चुनाव में जिन्ना को
करारी हार मिली थी, अब यहाँ मुसलमानों का उन्हें समर्थन प्राप्त हो जाता है। और जो उनका यह दावा था कि जो मुस्लिम लीग है वह मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि है, यह दावा सही लगने लगा। यद्यपि सांप्रदायिक सीटों पर मुस्लिम लीग को काफ़ी सीटें उन्होंने जीता था, किंतु किसी भी प्रांत में उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला। लेकिन उनने 3 प्रांतों में, बंगाल, पंजाब और सिंध, 3 प्रांतों में, 3 प्रांत कौन थे? बंगाल, पंजाब और सिंध। यहाँ पर अन्य दलों के सहयोग से मुस्लिम लीग ने सरकार बनाया और कांग्रेस ने 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। अब इस चुनाव से जो 1946 में प्रांतीय विधानमंडल के चुनाव हुए थे, इन चुनावों से अब यह स्पष्ट हो गया कि देश की जो जनता है उसका जो आम बहुमत है वह कांग्रेस के साथ है और मुसलमान लीग के पीछे खड़े हैं। इस तरह से चुनाव के बारे में आपने जाना। अब दूसरी घटना जो कैबिनेट मिशन के आने के पहले घटी वह थी, दूसरी बात जो थी वह थी आज़ाद हिंद फौज। आज़ाद हिंद फौज से संबंधित। अब आज़ाद हिंद फौज के बारे में भी थोड़ा सा हम परिचय प्राप्त कर लेते हैं। जब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का अंग्रेजों के द्वारा क्रूरतापूर्वक दमन चक्र चलाया जा रहा था और उस दौरान आंदोलन जो था कुछ कमज़ोर पड़ रहा था, उसी समय भारत की सीमा के बाहर से एक स्वर उठा, जय हिंद दिल्ली चलो, जिसने भारतीयों के रक्त में नई ऊर्जा का संचार किया। सुभाष चंद्र बोस जो 1 जनवरी 1941 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक दल की स्थापना करने के बाद अंग्रेजों की आंखों में वो धूल झोंकते हुए मॉस्को के रास्ते कहाँ पहुंच गए? जर्मनी। कौन? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ये जो है मॉस्को के रास्ते कहाँ पहुंच गए? जर्मनी। जर्मनी पहुंच गए, जहां उनका स्वागत हिटलर का सहायक ट्राय ने किया। जर्मनी जब पहुंचे तो यहाँ पर हिटलर का एक सहायक था रिवेन ट्राय। इसने जो है सुभाष चंद्र बोस का स्वागत किया। जर्मनी से सुभाष चंद्र बोस जापान चले गए। तत्पश्चात वे 21 अक्टूबर 1943 जब जर्मनी से कहाँ चले गए? जापान। जापान जाने के बाद इन्होंने सिंगापुर में, कहाँ? सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज जो पूर्व से स्थापित एक फौज थी जो निष्क्रिय हो गई थी, उन्हें सक्रिय करके पुनर्जीवित इन्होंने किया। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की एक कहानी है। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश फौजों को हराकर भारतीय सैनिकों को बंदी
बना लिया था। कैप्टन मोहन सिंह, एक नाम आता है, वे हैं कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन मोहन सिंह के मस्तिष्क में एक विचार आता है कि जो युद्धबंदी हैं, उन युद्धबंदियों को लेकर के क्यों ना एक भारतीय सेना गठित किया जाए और जापानी सेना का सहयोग लेकर के भारत की मुक्ति का प्रयास किया जाए। जापान के मेजर एक थे इविची फुजीवारा। इस फुजीवारा ने जापान के नई नीति के तहत बाबा अमर सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह, बाबा उस्मान खां और स्वामी सत्यानंदपुरी आदि भारत की जो आज़ादी चाहते थे, जो वहाँ पर प्रवासी भारतीय जो क्रांतिकारी थे, उनसे इन्होंने मुलाकात की। फुजीवारा ने मलाया के जंगलों में, इसी फुजीवारा ने मलाया के जंगल में कैप्टन मोहन से ज्ञानी प्रीतम की भेंट कराई। किसकी भेंट कराई? ज्ञानी प्रीतम सिंह की भेंट कराई। इसी दिन पहली बार कैप्टन मोहन सिंह के मस्तिष्क में आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार जन्म लिया तथा प्रीतम सिंह ने उन्हें आज़ाद हिंद फौज बनाने का आग्रह किया। अतः मलाया में सांकेतिक रूप से भारतीय युद्ध बंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया, जिसका नेतृत्व कैप्टन मोहन सिंह ने किया। कैप्टन मोहन सिंह ने, कौन? मोहन सिंह। आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किया। जब जापान ने सिंगापुर को जीत लिया, सिंगापुर को जब जापान ने जीत लिया और वहां पर जापान ने 40,000 भारतीयों को युद्धबंदी बना लिया। इसमें से आधे से अधिक युद्धबंदी सिंगापुर के केकर पार्क में, सिंगापुर के कहाँ? केकर पार्क में कैप्टन मोहन और फुजीवारा के अपील पर आज़ाद हिंद फौज में आने के लिए तैयार हो गए। अतः प्रथम आज़ाद हिंद फौज, इस आज़ाद हिंद फौज यानी प्रथम आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है वह सिंगापुर में अप्रैल 1942 को किया गया। कब? अप्रैल 1942 को। इसी दौरान रास बिहारी बोस, कौन? रास बिहारी बोस ने भारतीयों को क्या दिया? निमंत्रण दिया कि वे टोक्यो में 28 से 30 मार्च जो है 1942 को भाग लें। 28 मार्च 1942 को टोक्यो में एक सम्मेलन हो रहा है, इसमें भारतीय जो है भाग लें। यही पर जो है टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना हुई। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग
लीग की स्थापना हुई। जून 1942 में, कब? जून कब 1942 में एक सम्मेलन हुआ बैकाक में, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का। बैकाक, कहाँ सम्मेलन हुआ? बैकाक में। किसका? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का एक सम्मेलन हुआ या अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस ने किया। इसी अधिवेशन में आज़ाद हिंद फौज को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के अधीन एक सैन्य संस्था घोषित किया गया। सैन्य संस्था घोषित किया। किसको? आज़ाद हिंद फौज को। आज़ाद हिंद फौज को एक सैन्य संगठन इसी के अंतर्गत इसे घोषित किया गया और कैप्टन मोहन सिंह को ऑफिसर कमांडिंग चुना गया। कैप्टन मोहन सिंह निरंजन गिल के मदद से युद्ध बंदियों को INA में शामिल करने लगे। वे चाहते थे कि आज़ाद हिंद फौज एक स्वतंत्र शक्ति के रूप में भारत की आज़ादी के लिए काम करे, किंतु जापानी अफसर इस पर नियंत्रण रखने लगे और आदेश देने लगे। अब कैप्टन मोहन सिंह और जापानी जो आदेश दे रहे थे, इनके बीच संघर्ष बढ़ गया। कैप्टन मोहन सिंह और निरंजन गिल को गिरफ्तार कर लिया गया और जिससे आज़ाद हिंद फौज जो है लगभग यह विघटित सी हो गई। इसके बाद 2 जुलाई 1943 का समय आता है। 2 जुलाई 1943। इस तिथि को सुभाष चंद्र बोस टोक्यो से रास बिहारी घोष के साथ सिंगा पहुंचे। टोक्यो, सुभाष चंद्र बोस कहाँ थे? टोक्यो में थे। यहाँ से वे रास बिहारी घोष के साथ कहाँ पहुँचे? सिंगापुर पहुँचे। सिंगापुर, जहाँ उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की बागडोर को संभाली और सिंगापुर के टाउन हॉल में, इसी सिंगापुर के टाउन हॉल में सुभाष चंद्र बोस ने सेना के सर्वोच्च सेनापति के रूप में सलामी ली और यहीं पर इन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा दिया। उन्होंने महिलाओं के एक सैन्य टुकड़ी या रेजिमेंट का गठन किया, जिसका नेतृत्व उन्होंने लक्ष्मी सहगल को सौंप दिया। पूर्वी एशिया में नवयुवकों की भर्ती करते समय सुभाष चंद्र बोस ने मलाया में कहा था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी ने सेना के पुनर्गठन के बाद आज़ाद हिंद फौज के मुख्यालय को रंगून
रंगून स्थानांतरित कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। ऑपरेशन यू गो के तहत, कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन यू गो के तहत सेना, जो आज़ाद हिंद फौज की सेना थी, भारत के उत्तरी पूर्वी सीमा से थल मार्ग से होते हुए कोहिमा और इम्फाल के मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई। कहाँ? कोहिमा, कोहिमा और कहाँ? इम्फाल, इम्फाल के मैदानी क्षेत्रों में यह पहुंच गई। आज़ाद हिंद फौज की एक टुकड़ी भी थी जिसका नेतृत्व एस के मलिक कर रहे थे। कौन? एस के मलिक, एस के मलिक कर रहे थे एक सैन्य टुकड़ी का, जो आज़ाद हिंद से संबंधित थी। उसके एक सैनिक जिसका नाम था मोइरांग, क्या नाम था? मोइरांग। इस मोइरांग ने 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर में, 14 अप्रैल कब? 1944 को, कहाँ? मणिपुर में, मणिपुर में क्या किया कि स्वतंत्रता का झंडा जो है फहरा दिया। 6 जुलाई 1944, कब? 6 जुलाई 1944 रंगून रेडियो से बोलते हुए सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से स्वाधीनता के लिए आशीर्वाद मांगा और कहा कि राष्ट्रपिता, भारत मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं। यानी यहीं पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी को जो है राष्ट्रपिता कहा, गांधी को राष्ट्रपिता। प्रश्न आता है परीक्षाओं में, गांधी को सर्वप्रथम किसने राष्ट्रपिता कहा? तो सुभाष चंद्र बोस। युद्ध में अंग्रेजी सेना आज़ाद हिंद फौज की सेना पर भारी पड़े और आज़ाद हिंद फौज की सेना को पीछे हटना पड़ा। आज़ाद हिंद फौज के कई योद्धा सिपाही गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें जो गिरफ्तार किए गए प्रमुख सिपाही थे, कौन थे? शहनवाज खां, शहनवाज कौन? खां, पहला। दूसरा आप देखिए गुरुबख्श सिंह ढिल्लो, कौन? गुरुबख्श सिंह ढिल्लो। और तीसरे जो प्रमुख थे वे थे प्रेम सहगल, प्रेम सहगल। ये गिरफ्तार कर लिए गए और इनके ऊपर दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली के कहां पर? लाल किले में क्या चला? मुकदमा चला। और इस मुकदमे की पैरवी भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू। पैरवी किसने किया? भूला भाई देसाई, भूला भाई जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, जवाहरलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू,
यानी सप्रू, तेज बहादुर सप्रू। इन लोगों ने जो मुकदमा चला आज़ाद हिंद फौज के ऊपर, इन लोगों ने उसे लड़ा, किंतु मुकदमे में तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसका भारतीयों ने कड़ा विरोध किया। इसलिए फांसी की कार्रवाई रोक दी गई और अंततः इन तीनों को जो है रिहा कर दिया गया। आज़ाद हिंद फौज के अन्य सिपाही भी छोड़ दिए गए। भारतीयों के इस नैतिक विजय ने उनका सीना चौड़ा कर दिया और उनके हृदय से अंग्रेजों के दमन नीति का डर जो है समाप्त हो गया। तीसरी बात जो कैबिनेट मिशन के पूर्व जो घटना घटी थी वह था नौसेना का विद्रोह। नौसेना का विद्रोह के बारे में आप देखिए कि आज़ाद हिंद फौज के साहस और पराक्रम को देखकर भारतीय सैनिक भी प्रभावित हुए। अब ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आने लगा था कि भारतीय सैनिकों पर आंख मूंदकर विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब भारतीय सैनिक भी देश के लिए आज़ादी चाहता है। और 18 फरवरी 1944, 18 फरवरी कब 1944 को वास्तव में बंबई की नौसेना के सिपाहियों ने अंग्रेज अफसरों के प्रति विद्रोह कर दिया। 18 फरवरी 1944 कौन? नौसेना। कौन इसके थे? सिपाही ने कहां पर? बंबई में अंग्रेज अफसर क्या कर दिया? विद्रोह। और 4 दिनों के भीतर ही इन विद्रोहियों ने 20 जहाजों पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजी सेना ने दमन चक्र प्रारंभ किया तो सरदार पटेल के हस्तक्षेप से, सरदार पटेल के हस्तक्षेप से इन सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। नौसेना के इस विद्रोह ने अंग्रेजों की आंखें खोल दी। जिस दिन सैनिक विद्रोह हुआ था, ये संयोग ही था कि उसी दिन 19 फरवरी 1944 कब? 1944 को भारत सचिव ने भारत की स्वाधीनता के प्रश्न पर बातचीत करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन को भारत भेजे जाने की घोषणा की। उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजे जाने की घोषणा की। अब हम चलते हैं कि कैबिनेट मिशन पर। कैबिनेट मिशन को मंत्री मिशन भी कहा जाता है। कैबिनेट मिशन को भारत में भेजने से पहले जनवरी 1946 में, जनवरी कब? 1946 में वहां की श्रमिक दल की सरकार ने एक संसदीय मंडल भारत भेजा
इस संसदीय मंडल का जो मुख्य उद्देश्य था कि भारत में मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार करना और शांतिपूर्ण समझौते के लिए भूमि तैयार करना था। इस मंडल के सुझाव से भारत के समस्या समाधान पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। सरकार ने माना कि अब भारत के समस्या के समाधान के लिए एक भिन्न यानी नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत में जब प्रांतीय विधायिकाओं के चुनाव हो रहे थे, उसी समय भारत सचिव कौन था? पैथिक लॉरेंस। उन्होंने 19 फरवरी 1946 को हाउस ऑफ लॉर्ड में घोषणा की कि भारतीय लोकमत के नेताओं से जो बातचीत चल रही है उसकी सफल परिणति न केवल भारत के लिए अपितु समूचे संसार के शांति के लिए आवश्यक है। इसी उद्देश्य को सामने रखकर ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट स्तर के मंत्रियों का, इसमें कैबिनेट स्तर के मंत्री थे, कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के एक दल को भारत भेजा और यह जो कैबिनेट मिशन भारत आया, इस कैबिनेट मिशन में कुल सदस्यों की जो संख्या थी, सदस्य इनकी संख्या कुल थी 3। पहले सदस्य जो कैबिनेट मिशन में थे वे थे भारत सचिव पैथिक लॉरेंस। पहला कौन था? पैथिक लॉरेंस। पैथिक लॉरेंस तत्कालीन भारत सचिव थे। और दूसरा जो इसमें सदस्य था वे थे स्टैफोर्ड क्रिप्स। स्टैफोर्ड कौन? क्रिप्स। और तीसरा जो सदस्य थे वे थे एबी अलेक्जेंडर। एबी अलेक्जेंडर। पैथिक लॉरेंस तो आप जानते हैं कि भारत सचिव थे और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो थे प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड के ये अध्यक्ष थे। एबी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड ऑफ मिरेलिटी थे। इसके जो कैबिनेट मिशन था, इसका जो अध्यक्ष था, अध्यक्ष जो था वे थे पैथिक लॉरेंस। 15 मार्च को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में एक वक्तव्य दिया कि मिशन का जो उद्देश्य है वह उद्देश्य क्या है? शीघ्र से शीघ्र भारत को पूर्ण स्वाधीनता पाने में मदद करना। वे भारत के मतभेदों पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि वहाँ कितनी भी फूट क्यों ना हो, किंतु आज़ादी के प्रश्न पर सभी दल एक मत हैं। भारतीयों की मूल आज़ादी ही उनकी प्रमुख मांग है। जहाँ तक भारतीय आर्थिक सामाजिक समस्याओं का प्रश्न है उसका समाधान भारतीय खुद करेंगे। इस वक्तव्य में अपना संविधान बनाने और राष्ट्रमंडल में शामिल ना होने या होने का अधिकार भी स्वीकार किया गया। और जो यह मंत्री मिशन या कैबिनेट मिशन था, यह कैबिनेट मिशन जो है यह 23 मार्च 1946 23 मार्च 1946 को कहाँ पहुंचा? कराची पहुंचा।
और 24 मार्च को यह कहां पहुंचा? दिल्ली। दिल्ली। यहीं पर मिशन के चौथे सदस्य के रूप में, मिशन में आप जानते हैं 3 सदस्य थे, यहां चौथा सदस्य भारत के वायसराय तत्कालीन जो थे लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड वेवेल, इनको भी मंत्री मिशन में शामिल कर लिया गया। भारत की समस्या का सर्वमान्य हल खोजने के लिए यह जरूरी था कि मिशन भारत के विभिन्न दलों, जातियों और हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों से मिले, उनके विचारों, उनके दृष्टिकोणों को जाने समझे। मिशन ने प्रांतों के गवर्नरों, मुख्यमंत्रियों, देशी रियासतों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग तथा अन्य दलों के नेताओं से बातचीत किया और कुल मिलाकर के जो कैबिनेट मिशन था, इस कैबिनेट मिशन ने 472 लोगों से भेंट किया, 472, और 182 बैठकें की, 182 बैठकें। मुद्दा जो सबसे अधिक विचारणीय था कि वह था कि भारत एक राष्ट्र रहे या फिर भारत और पाकिस्तान विभाजित होकर के दो हो जाएं और दोनों अपने संविधान सभा को बनाएं। समझौते के अंतिम प्रयास के लिए शिमला में एक त्रिदलीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें कांग्रेस के 3 प्रतिनिधि और लीग के 3 प्रतिनिधि शामिल हुए और वायसराय सहित मंत्री मिशन के सदस्य भी उसमें गए, किंतु कोई समाधान नहीं हो सका। अंततः 16 मई 1946, 16 मई 1946 को भारत की राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए ब्रिटेन की सरकार से अनुमोदन से मंत्री मिशन यानी कैबिनेट मिशन ने कुछ निजी प्रस्तावों की घोषणा की, जो कैबिनेट मिशन योजना कहलाता है। इस जो कैबिनेट मिशन है, इसमें जो प्रावधान, जो प्रस्ताव दिए गए, उसमें पहली बात जो कही गई वह पहली बात थी कि भारत एक संघ होगा। संघ का निर्माण ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर किया जाएगा। रक्षा और संचार और विदेशी मामले संघ के नियंत्रण में होंगे। संघ को इन विषयों के संबंध में आवश्यक राजस्व जुटाने की शक्ति होगी। पहली बात जो इसमें कही गई कि एक संघ का निर्माण किया जाएगा और इस संघ में कौन शामिल होंगे? ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रांत, और कौन शामिल होगा? देशी रियासतें। अब इनको मिलाकर के एक संघ का निर्माण किया जाएगा। संघ के पास जो शक्ति होगी, रक्षा, विदेश और संचार, इस विषय में जो शक्ति होगी वह केंद्र के नियंत्रण में होगी और संघ को इन विषयों के लिए आवश्यक वित्त इकट्ठा करने की शक्ति होगी। अब दूसरी बात जो इसमें कही गई उसके बारे में जान लें कि संघ में जो शामिल विषय हैं, यानी रक्षा, संचार और विदेश के अलावा सभी विषय प्रांतों में निहित होंगे और जो अवशिष्ट होंगे इसके अलावा वह भी प्रांतों में निहित होंगे। और जहां तक देशी रियासतों की बात है, वे विषय
और शक्तियां संघ के पास होंगी जो देशी रियासतों द्वारा उसे सौंपी जाए, शेष सभी विषय रियासतों के पास होगी। अब दूसरी बात जो है वह शक्ति के वितरण के संदर्भ में है। शक्ति का वितरण। आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस संघ में दो तरह की जो है प्रांत हैं। एक प्रांत तो आपका ब्रिटिश है और दूसरा जो है वह देशी है। इसमें यह प्रस्ताव किया गया कि केंद्र को जो शक्तियां दी गई हैं, यानी रक्षा, विदेश, संचार के अलावा जो शेष शक्ति होगी, शेष यह कहाँ होगी? प्रांतों में निहित होंगी। और इसके अलावा जो अवशिष्ट शक्ति होगी, अवशिष्ट, यह भी शक्ति जो होगी वह कहाँ होगी? प्रांत में होगी। जहां तक देशी रियासतों की बात है कि देशी रियासतें वे शक्तियां जो ये केंद्र को सौंपे या संघ को सौंपें, वही जो है संघ के पास रहेगी। इसके अलावा सभी शक्तियां देशी रियासतों के पास क्या होंगी? सुरक्षित रहेंगी। तीसरी बात, संघ की अपनी विधायिका और कार्यपालिका होगी जिसका गठन ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर किया जाएगा। तीसरी बात जो इसमें की गई, ये संघ है। इस संघ की अपनी विधायिका होगी तथा इसकी अपनी कार्यपालिका भी होगी। कार्यपालिका यानी विधायिका, कार्यपालिका संघ की होगी जिसका गठन, यानी विधायिका और कार्यपालिका का जो गठन होगा, यह गठन ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों के माध्यम से किया जाएगा। यानी विधायिका और कार्यपालिका का गठन जो है वह ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों से किया जाएगा। अब हम चौथी विशेषता या प्रावधान पर आते हैं कि विधान पालिका में सांप्रदायिक प्रश्नों के लिए साधारण बहुमत के साथ साथ उन संप्रदायों के सदस्यों के अलग अलग बहुमत का भी होना आवश्यक होगा। यानी इसमें यह कह रहा है कि विधायिका यदि किसी सांप्रदायिक प्रश्न का समाधान करना चाहती है तो उसके लिए जरूरी होगा कि विधायिका का साधारण बहुमत तो होगा ही होगा। इसके साथ साथ उन संप्रदायों, जिस संप्रदाय के बारे में या जिन दो संप्रदायों के बीच में समस्या है, उन संप्रदायों के सदस्यों का अलग अलग बहुमत भी जरूरी होगा। अब चौथे नंबर के बाद हम पांचवें नंबर पर आते हैं। पांचवा क्या है कि यह प्रावधान किया गया कि कुछ प्रांत मिलकर प्रांतों का समूह भी बना सकते हैं। ये प्रांत अपनी विधायिका और कार्यपालिका
के अलावा सामूहिक कार्यपालिका और विधायिका बना सकते हैं। ये समूह अपने संविधान भी बना सकते हैं और नहीं भी। यदि ये अपने संविधान बनाते हैं तो इनको कौन कौन से विषय सौंपा जाएगा? प्रांतीय विषय जो समूह को दिए जाएंगे, यह वह समूह तय करेगा। ऐसे जो प्रांतीय समूह बनाए जाएंगे, ये 3 तरह के समूह हो सकते हैं, जिसमें क बम्बई, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। ख में पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध और पंजाब, और ग में असम और बंगाल। यानी 5वें नंबर पर जो बात कही गई है वह बात है कि जो भी प्रांत हैं, ये प्रांत जो है अलग अलग प्रांतीय समूहों के रूप में भी ये गठित हो सकते हैं। प्रांतीय समूह के रूप में। और देखिए कि ये जो प्रांतीय समूह होंगे वे 3 तरह के होंगे, क, ख और ग। क में बम्बई, बिहार, मध्य प्रांत, यानी मुंबई, बिहार, मध्य प्रांत के साथ साथ मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत। ख की श्रेणी के जो समूह प्रांत होंगे, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और सिंध और पंजाब, यानी सिंध और कौन? पंजाब। और तीसरा नंबर जो ग है, इसमें असम और बंगाल। असम और बंगाल। इस तरह से इसमें प्रावधान किया गया कि जो प्रांत हैं ये स्वयं को प्रांतीय समूहों के रूप में भी गठित कर सकते हैं। और ये समूह 3 समूह होंगे। क होगा जिसमें बम्बई, बिहार, मध्य प्रांत, मद्रास, उड़ीसा और संयुक्त प्रांत होगा। ख होगा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, सिंध और पंजाब, और ग होगा असम और बंगाल। और प्रांत और क्या कर सकते हैं? इस रूप में गठित भी हो सकते हैं। और ये प्रत्येक समूह अपने लिए संविधान भी बना सकते हैं। संविधान बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? विधायिका। और क्या कर सकते हैं? कार्यपालिका का गठन कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कि ये अलग अलग प्रांतीय समूह जो बनते हैं, इसको कौन कौन से विषय शासन को सौंपे जाएंगे या प्रांतीय समूहों को सौंपे जाएंगे, ये प्रांत जो है तय करेंगे। 6वां नंबर हम आते हैं। 6 नंबर पर जो बात इसमें कही गई कि संघ और समूह के संविधान में ऐसा प्रावधान होगा कि प्रांत अपने विधानसभा के बहुमत के निर्णय से संविधान का पुनर्विचार करा सकेगा। ऐसा हर 10 साल बाद किया जा सकता है। यानी इसके तहत जो संविधान बनेंगे, एक संघ का संविधान जो बनेगा, संघ संविधान, और प्रांतीय संविधान यदि बनता है तो प्रांतीय संविधान। तो इन संविधान
के अंतर्गत जो प्रावधान होंगे, प्रांतीय विधानसभाएं बहुमत के निर्णय से इसके विषयों का पुनर्विचार करवा सकती हैं प्रति 10 वर्ष बाद, प्रति 10 वर्ष। मंत्रिमिशन ने कहा कि उसका उद्देश्य इन आधारों पर संविधान का विवरण और उसके सिद्धांत तय करना नहीं था। उसका लक्ष्य जो प्रारंभ में था, यह करना था कि जिसके द्वारा भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सके। मिशन का विचार था, इसके लिए तो वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचन होना चाहिए था, किंतु इसमें लंबा समय लगता जो उचित नहीं था। इसका उपाय यह था कि निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं को एक निर्वाचक मंडल की तरह प्रयोग किया जाए। अब देखिए कि जो कैबिनेट मिशन में प्रावधान किए गए और उन प्रावधानों के तहत एक संविधान सभा का जो गठन किए जाने की बात आई, उसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव कराना व्यवहारिक नहीं होगा, बल्कि जो प्रांतीय विधानमंडल हैं, प्रांतीय विधान सभाएं, इन्हीं को जो है निर्वाचक मंडल की तरह प्रयोग किया जाए। मिशन ने कहा कि संविधान सभा जो बनेगी, संविधान सभा, यह संविधान सभा जो बनेगी, इस संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य होगा। निर्वाचक मंडल होगा, ये प्रांतीय विधानसभाएं निर्वाचक मंडल बनाएंगे, निर्वाचक मंडल। और इस निर्वाचक मंडल, इसमें जो सदस्य होंगे वे 10 लाख पर कितने होंगे? एक सदस्य होगा। अब देखिए, जिस प्रांत की जितनी जनसंख्या होगी संविधान सभा में, उसी के आधार पर जो है सदस्यों की संख्या होगी। प्रांतों के लिए जो स्थान आवंटित किए जाएंगे, प्रांतीय विधानसभाओं में जो संविधान सभा के लिए स्थान आवंटित होंगे, वे 3 तरह के होंगे: सिख, मुस्लिम और साधारण। सिख, मुस्लिम और साधारण, ये होंगे। यह विवरण उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। इस तरह से संविधान सभा में जो प्रतिनिधि होंगे, उनका निर्वाचन प्रांतीय विधान सभाओं के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा जो है किया जाएगा। जहां तक देशी रियासतों का सवाल है कि संविधान सभा में जो सदस्य वहां से लिए जाएंगे, उनका भी प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होगा। प्रतिनिधियों का चुनाव विचार विमर्श के आधार पर होगा। उसके लिए एक समिति बनाई गई जिसका नाम था वार्ता समिति। इस तरह से संविधान सभा जो कैबिनेट मिशन के आधार पर बनता, उसमें प्रांत से जो सदस्य आते, कहाँ से? प्रांतों से, उनकी सदस्य संख्या होती 292। और देशी रियासतों से जो प्रतिनिधि होते, यानी देशी रियासतों से, वे होते आपके 93, यानी 93। तथा जो कमिश्नरी प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत वो भी थे, जिसको कि कमिश्नरी प्रांत थे। और एक कमिश्नरी प्रांत
उस समय दिल्ली, अजमेर, मेवाड़, कुर्ग, यानी कौन कौन थे? दिल्ली, अजमेर, मेवाड़ और कौन? कुर्ग। कुर्ग और बलूचिस्तान, बलूचिस्तान। यहां देखिए 1 2 3 4 5, यानी इन 5 कमिश्नरी प्रांतों के एक एक प्रतिनिधि होते। इनके कितने प्रतिनिधि होते? एक एक, यानी कुल कितने होते? 5। इस तरह से संविधान सभा के कुल सदस्यों की जो संख्या कैबिनेट मिशन के आधार पर होती, वह होती 390। इसके अलावा जो संविधान सभा बनती, उसकी भी कैबिनेट प्लान में उसकी प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया था। जैसे संविधान सभा की बैठक कैसे होगी, उसका सामान्य कामकाज कैसे होगा, अध्यक्ष और अन्य अधिकारियों का चुनाव कैसे होगा, प्रांतों को वर्गों में गठन कैसे किया जाएगा, प्रांतीय वर्ग के संविधान का निर्माण कैसे किया जाएगा, प्रमुख प्रश्नों का निर्धारण अध्यक्ष द्वारा कैसे किया जाएगा, प्रांतों के वर्ग से प्रांतों का निकलना आदि कैसे होगा, ये सब सारे प्रावधान जो है कैबिनेट मिशन में किए गए। भारत सचिव पैथिक लॉरेंस के अनुसार कि मंत्री मिशन के प्रस्ताव में त्रिस्तरीय संविधान, यानी त्रिस्तरीय संविधान की परिकल्पना थी, जिसमें सबसे नीचे प्रांत और सबसे ऊपर संघ था। जब संविधान बनकर तैयार होता तो मिशन एक अंतरिम सरकार का गठन करना चाहती थी। उसकी इच्छा थी कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहे, किंतु वह उससे निकल भी सकता है। इस तरह से कैबिनेट मिशन के प्लान के आधार पर एक संविधान सभा के गठन की बात कही गई। संविधान सभा में कौन कौन से प्रतिनिधि होंगे, उनका निर्वाचन किस तरह से होगा और संविधान सभा कितनी संप्रभुता का प्रयोग करेगी, इसका वर्णन कैबिनेट मिशन में किया गया था। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना के प्रस्ताव को दे तो दिया, किंतु क्या कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इसे माना? जहां तक कांग्रेस की बात है, इसने कहा कि जो प्रांतों को क ख ग के वर्गीकरण किया गया है वह आपत्तिजनक है, क्योंकि कुछ ऐसे हिंदू प्रांत भी हैं जो उसमें शामिल कर लिए गए हैं। कैबिनेट मिशन ने इस प्रश्न पर अपनी सफाई दिया, किंतु इन मतभेदों के बावजूद भी कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। जहां तक मुस्लिम लीग की बात थी कि वह पाकिस्तान के मांग पर अड़ी हुई थी, किंतु उस परिस्थिति में उससे ज़्यादा उसके लिए कुछ नहीं हो सकता था। अतः लीग ने भी जो है कैबिनेट मिशन को स्वीकार कर लिया। अब बारी आती है मूल्यांकन की। कैबिनेट मूल्यांकन का अर्थ होता है कि कैबिनेट मिशन में क्या क्या बातें अच्छी थी और क्या क्या बातें खराब थी। वस्तुतः कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भावी संविधान की रूपरेखा, उसके सिद्धांतों का निर्धारण करना नहीं था। उसका उद्देश्य तो विभिन्न दल, विभिन्न जो संप्रदाय थे, उनको एक दूसरे के करीब ला करके सर्वमान्य समझौता करना था। जब कांग्रेस के अविभाजित भारत और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान की मांग के कारण दोनों पार्टियों के बीच कोई समझौता नहीं हो सका
और सारे प्रयास फेल हो गए, तो ऐसी स्थिति में मिशन ने संविधान सभा के गठन का रास्ता अपनाया। पहली बात जो थी कि कैबिनेट मिशन में मुस्लिम लीग के पाकिस्तान के मांग को अस्वीकार कर लिया गया, यानी पाकिस्तान के मांग को जो है कैबिनेट मिशन में स्वीकार नहीं किया गया, उसकी इस मांग को रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन एक बात उसमें जो निहित थी, वह विभाजन का जो सार तत्व था, जो प्रांतों का विभाजन जिस तरीके से किया गया था, उसमें निहित था। एक दोष और भी जो कैबिनेट मिशन में था कि जो संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव हो रहा था, वह जो है संप्रदाय के आधार पर होना था। यह राष्ट्रीयता के लिए एक प्रश्न चिन्ह था, राष्ट्रीयता पर एक आघात था। तीसरा दोष जो कैबिनेट मिशन प्लान में था कि जो संविधान सभा गठित होती, वह पूरी तरह से संप्रभुता संपन्न संस्था नहीं थी, क्योंकि उसकी शक्ति पर कैबिनेट मिशन का अंकुश था। अगली बात, इस कैबिनेट मिशन के द्वारा जो संविधान बनाया जाता, वह केवल संघ पर लागू होता था। प्रांतों को प्रांतीय वर्गों में विभाजन करके अपने संविधान बनाने का अधिकार था। ये जो योजना थी, इसमें केंद्र जो है काफ़ी कमज़ोर था। इसमें केवल रक्षा, विदेश और संचार संबंधी विषयों पर वह कानून बना सकता था। इस योजना में सिखों के साथ न्याय नहीं किया गया, उन्हें मुसलमानों की दया पर छोड़ दिया गया। इसके कुछ दोष के बाद कुछ गुण भी हैं, जैसे पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना। इसमें बहुसंख्यकों के निरंकुशता से अल्पसंख्यकों के सुरक्षा की बात कही गई। यद्यपि संविधान सभा में जो चुनाव होते, उस सांप्रदायिकता के तत्व उसमें निहित थे, किंतु जनसंख्या के लोकतंत्रात्मक सिद्धांत पर उसका गठन होना था। इस योजना में जो सबसे बड़ी बात वह थी कि ब्रिटिश सरकार ने पूर्ण स्वाधीनता, इसमें पूर्ण यानी पूरी स्वाधीनता नंबर 1। दूसरी बात, अपना संविधान बनाने, राष्ट्रमंडल में रहने या न रहने, यथाशीघ्र ब्रिटिश शासन को समाप्त करने, यानी स्वाधीनता की बात कही गई थी। इसलिए गांधी जी का कहना था कि उस समय की जो परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों में भारत के लिए जो सबसे सही योजना हो सकती थी, वह मिशन योजना थी, जिसके माध्यम से भारत की भूमि पीड़ा से मुक्त हो सकती थी। इस तरह से आपने कैबिनेट मिशन के पूर्व की राजनीतिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों, कैबिनेट मिशन के प्रावधानों और उसके मूल्यांकन को देखा। धन्यवाद।